अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीखते सीखते हमने अपनी चैप्टर की मशक के 2 मंजिलें अबूर कर लिए हैं। आज वक्त है कि हम तीसरी मंजिल की जानिब सफ़र का आगाज़ करें। उस सफ़र का नाम है आला तसव्वुराती सवालात। आज के सफ़र में हम इस हिस्से के पहले 5 सवालात यानी कि 12.1 से लेके 12.5 तक हल करना सीखेंगे। जब भी हम आला तसव्वुराती सवालात हल करते हैं, आपके लिए एक ही नसीहत होती है कि ये सवालात मुश्किल नहीं होते, तफसीली नहीं होते। बस आपने इसके मुतल्लिक जितने तसव्वुरात आपने लेक्चर्स के अंदर सीखे हैं उनका इतलाक़ करना होता है, और जैसे ही आप उनका इतलाक़ कर लेते हैं तो जवाब आपके सामने होता है। तो चलें, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए मैं हूँ आपके साथ, आज के 5 सवालों को सीखने के लिए, समझने के लिए। आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं तारुफ़ में बता चुका हूँ कि आज हम सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं आला तसव्वुराती सवालात से, और आज आगाज़ करेंगे पहले सवाल से। पहले सवाल में ये पूछा गया है कि एक आदमी प्लेन मिरर के सामने अपना बायां हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन मिरर में उसकी इमेज दायां हाथ दिखाती है। वाज़िया करें कि ऐसा क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप घर में लगे शीशे के सामने खड़े हैं, और अगर घर में लगे शीशे के सामने आप अपना बायां हाथ खड़ा करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने दायां हाथ खड़ा किया हुआ है। अब सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब मिलेगा तब जब आपको पता होगा कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की खुसूसियात क्या क्या हैं। तो चलें, सबसे पहले वो खुसूसियात हम देख लें। तो अगर वो खुसूसियात समझ आ जाएंगी तो आपके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर प्लेन मिरर से इमेज बन रही है तो उसकी मंदरजा ज़ैल खुसूसियात होंगी, जिसमें से पहली खुसूसियत ये होगी कि इमेज का साइज जिस्म के साइज के बराबर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी आपके हाथ की लंबाई है, ऊंचाई है, उतना ही आपको ऊंचा वो जिस्म दिखाई देता है, उसका इमेज दिखाई देगा। एक हमने खुसूसियत तो लिख ली। दूसरी खुसूसियत क्या है कि हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा। अब ये इमेज वर्चुअल क्यों होगी? इसकी वजह यह है कि अगर उस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, किसी कागज़ पे देखना चाहते हैं, तो हम वो इमेज नहीं देख सकेंगे। और अगर हम कोई चीज़, कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं देख सकेंगे तो हम कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और तीसरा बहुत ही अहम खुसूसियत जो इसकी है वो ये है कि ये जो इमेज बनती है ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि बनने वाली इमेज इस तरह से लग रहा होगा। लेटरली इन्वर्टेड में होता क्या है कि आपको सीधा तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बायां आपको दायां दिखाई देगा और दायां आपको बायां दिखाई देगा। तो इसको हम इस्तिलाह में कहते हैं लेटरली इन्वर्जन, यानी कि लेटरल इन्वर्जन यानी कि जो जिस्म है उसी तरह से दिखाई देगा, लेकिन दायां बायां नजर आएगा और बायां दायां नजर आएगा। तो चलें ये भी लिख लेते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इस तरह से आपने जब ये तीनों खुसूसियात लिख ली तो इम्तिहान में जो पेपर आपका चेक करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि इस तालिब इल्म के तसव्वुरात बिल्कुल ठीक हैं, और वो हंसी खुशी आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। अब इन खुसूसियात को अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो आप ये नंबर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब
दे देंगे और बाद में लिख देंगे कि इन खसूसियात की वजह से जो इमेज है हमें इस तरह से दिखाई देगा कि अगर मैं अपना बायां हाथ उठाता हूं तो मुझे इमेज में ऐसा लगेगा कि वो दायां हाथ है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा आज के सफ़र का दूसरा सवाल। हमसे पूछा ये जा रहा है कि अपने अल्फाज में वजाहत करें कि रोशनी की वेव्स दो मटेरियल्स को मिलाने वाली लाइन से रिफ्रैक्ट क्यों होती है। इसका जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्रैक्शन के अमल की वजाहत करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के अमल के लिए हमारे पास दो मटेरियल होना लाजमी है। एक मटेरियल ऐसा होगा जो कि कसीफ मटेरियल होगा और एक लतीफ़ मीडियम वाला मटेरियल होगा। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने ग्लास स्लैब आपके सामने बनाई है और ग्लास स्लैब के ऊपर जो मीडियम है वो हवा है। अब ये वाली जो लाइन है ये हवा और ग्लास को मिलाने वाली लाइन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो बाउंड्री है जहां से रोशनी रिफ्रैक्ट होगी। अब ये रिफ्रैक्ट होने की वजह क्या है, चलें वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब भी रोशनी इस हवा से ग्लास की जानिब दाखिल होने की कोशिश करेगी तो ये अपने असल रास्ते से हट जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इस ग्लास की बाउंड्री के ऊपर एक अमूद खींच दूं जिसके हम नॉर्मल जानते हैं, हम जानते हैं कि जब भी रोशनी लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की जानिब बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की जानिब मुड़ जाएगी। अब जैसे ही ये नॉर्मल की जानिब मुड़ेगी तो इसने अपना असल रास्ता तब्दील कर लिया। अब ये असल रास्ता तब्दील करने के पीछे कौन सी वजह कार फरमा है। हम जानते हैं कि जब भी रोशनी इस हवा वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में आएगी तो इसकी एक चीज़ तब्दील होती है और उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। हम कहेंगे कि उसकी वेवलेंथ कम होती है और वेवलेंथ कम होने के पीछे जो अमल है वो ये है कि हवा में रोशनी की स्पीड ज़्यादा होती है और जैसे ही हवा से ग्लास में रोशनी दाखिल होगी तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि जैसे ही दो मटेरियल्स को मिलाने वाली लाइन से रोशनी रिफ्रैक्ट होती है तो पहले तो वेवलेंथ कम हो रही होती है और वेवलेंथ के पीछे जो वजह है वो ये है कि हवा में रोशनी की स्पीड कुछ और है, मीडियम में रोशनी की स्पीड कुछ और है, जिसकी वजह से रोशनी रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इसके पीछे बस यही वजह है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको अल्फाज की सूरत में लिखें तो आप अल्फाज में ये कहेंगे कि जब भी रोशनी की वेव दो मटेरियल्स को मिलाने वाली लाइन से गुजरेगी तो उसकी वेवलेंथ में कमी रूनुमा होगी और वेवलेंथ में कमी रूनुमा होने की वजह यह है कि मीडियम्स के अंदर रोशनी की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ कम होगी और वेवलेंथ के कम होने की वजह से रोशनी अपने असल रास्ते से हट जाती है। जी तो अजीज तलबा और तालिबात, ये रहा आज के सफ़र का तीसरा सवाल। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि पानी के अंदर मछली अपनी असल गहराई से मुख्तलिफ गहराई पर क्यों दिखाई देती है। क्या ये असल गहराई से कम या ज़्यादा गहराई पर नज़र आती है। तो इसके पीछे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा असूल कार फरमा है। इसके पीछे जो असूल कार फरमा है वो है रिफ्रैक्शन का कानून। चलें सबसे पहले अगर हम डायग्राम समझ लें कि डायग्राम में ये रिफ्रैक्शन का अमल किस तरह से वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक तालाब है कि जिस तालाब के अंदर मैं वो मछली को देख रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि रोशनी की वो रे जो मछली से टकराने के बाद बाहर हवा में दाखिल हो रही है। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं जो कि आपकी बुक से मैंने ली है। आपकी बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि मछली किसी और जगह पे है लेकिन ज़ाहरन किसी और जगह पे हमें दिखाई देगी। ऐसा किस वजह से है, चलें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मछली की असल पोजीशन है कि मछली असल में इस जगह पे पड़ी हुई है। अब अगर मछली असल में इस जगह पे पड़ी हुई है तो मछली से रिफ्लेक्ट होने के बाद रोशनी की कोई रे कुछ इस तरह से जाएगी आगे। अब हम जानते हैं कि जब भी रोशनी की रे पानी से हवा में यानी कि कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम में दाखिल होंगी तो एक तो अपना असल रास्ते से हट जाएंगी और दूसरा ये कि अगर असल रास्ते से हट रही हैं तो क्या ये नॉर्मल की तरफ झुकेंगी या नॉर्मल से परे की जानिब हटेंगी। अब चूंकि कसीफ से लतीफ़ में जा रही हैं तो ये हमेशा नॉर्मल से परे की जानिब बेंड हो जाएंगी। तो इस सूरत हाल में अगर मैं इस जगह पे एक नॉर्मल गिरा दूं, एक नॉर्मल बना दूं, तो इस नॉर्मल से असल पाथ अगर ये बगैर मुड़े आगे जाती तो कुछ इस तरह से जाती, लेकिन अब चूंकि इसने अपना असल रास्ता तब्दील करना है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो हकीकतन तो ये मछली इस जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई देखने वाला अपनी आंख से देख रहा हो
तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो रोशनी है ये तो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल एक ही लाइन में सफर तय करती है। तो ये इस लाइन को पीछे की जानिब खींचेगा, और जैसे ही पीछे की जानिब खींचेगा उसे ये महसूस होगा कि मछली किसी ऐसी जगह पे पड़ी है। तो इस जगह पे तो मछली नहीं पड़ी हुई, मछली तो असल में इस जगह पे पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मछली की जो गहराई है एक तो वो कम महसूस होगी, और मछली की जो पोजीशन है ये भी तब्दील होती हुई मालूम होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये रिफ्रैक्शन का अमल जो कि इस मछली की पोजीशन को तब्दील कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी पोजीशन तब्दील हो गई है, तो ये आपको समझ में आ गया है। अब अगर आपने इसका जवाब देना है लफ्जों में, किस तरह से देंगे, चलें वो भी हम देख लेते हैं। हम कहेंगे कि रोशनी की रेज जो मछली से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो पानी से हवा में दाखिल होंगी, जिससे रिफ्रैक्शन का अमल वकू पजीर होगा। मजीद ये लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये अपना असल रास्ता तब्दील करेंगी और नॉर्मल से परे हट जाएंगी। तो चलें ये भी लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाइस ये अपना असल रास्ता तब्दील कर लेती हैं और नॉर्मल से परे हट जाती हैं। इस वजह से मछली अपनी असल गहराई से कम गहराई पर नजर आती है। ये नहीं जी, इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। एक तो हमने कह लिया कि ये किस वजह से अपनी पोजीशन तब्दील करती हुई नजर आती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। और फिर जो अगला सवाल था कि क्या ये असल गहराई से कम या ज़्यादा गहराई पर नजर आती हैं, तो वो भी देख लिया कि ये अपनी असल गहराई की निस्बत कम गहराई पे नजर आती हैं। जी तो हम बढ़ चुके हैं मजीद एक कदम आगे, जिसमें हम 12.4 सवाल को हल करने की जानिब चलेंगे। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि कनकेव मिरर्स मेकअप के लिए मौजू होते हैं या नहीं, अगर तो होते हैं तो क्यों होते हैं, किन खास शराइत में ये मौजू होंगे और किन खास शराइत में ये मौजू नहीं होंगे, ये बताना है हमने इस सवाल के जवाब में। तो सबसे पहले तो वो वाली सूरत हाल देखेंगे कि जिसमें कनकेव मिरर मेकअप के लिए मौजू हैं। तो हम कहेंगे कि यस, कनकेव मिरर्स मेकअप के लिए मौजू हैं। तो हम लिख देंगे कि कनकेव मिरर्स मेकअप के लिए मौजू हैं, क्योंकि जब आप मिरर के सेंटर, जिसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, और फोकस के दरमियान खड़े होंगे, तो इमेज
वर्चुअल और बड़ी बनेगी। और अगर इमेज बड़ी बनेगी तो जो चेहरा है जिस पे मेकअप किया जा रहा है वो बड़ा नजर आएगा, जिसकी वजह से मेकअप में आसानी हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस वजह से चेहरा बड़ा हो जाएगा, जिससे मेकअप में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जब जिस्म सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में किसी जिस्म को खड़ा कर दिया जाए और उसको मेकअप करना है तो उससे हमारा जिस्म है वो एक तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, साथ ही साथ बड़ी इमेज बनाएगा, जिससे चेहरा वाज़िया हो जाएगा। उस वाज़िया होने की वजह से मेकअप को अप्लाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं उस हिस्से की जानिब कि जब ये मौजू नहीं होगा, ये गैर मौजू होगा। अगर मैं अब जिस्म को ले जाऊं फोकस से बाहर तो उससे क्या होगा, हमारा जो बनने वाला इमेज होगा एक तो वो रियल होगी और साथ ही साथ वो इन्वर्टेड भी होगी यानी उल्टी हो जाएगी। तो अगर तो मेरा चेहरा उल्टा हो जाएगा, अब उस पर मेकअप लगाऊंगा तो मेकअप लगाने से वो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से मेकअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो कनकेव मिरर होगा उसको इस्तेमाल करना गैर मौजू हो जाएगा। तो हम ये भी लिख देंगे कि अगर प्रिंसिपल फोकस से बाहर कोई जिस्म पड़ा हुआ हो तो इस सूरत हाल में कनकेव मिरर मौजू नहीं होगा। तो ये नहीं जी, चौथे सवाल का जवाब भी आपके सामने लिखा भी जा चुका है और साथ ही साथ आपको समझा भी दिया गया है जी। तो हम बढ़ चुके हैं पांचवें सवाल की जानिब। पांचवें सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि ज्यादातर कारों का ड्राइवर की तरफ वाला मिरर प्लेन या कनकेव मिरर की बजाय कन्वेक्स मिरर होता है, क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि जो ड्राइवर वाली साइड का कारों का मिरर होता है वो उभरा हुआ होता है दरमियान में से, और उभरे हुए मिरर को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब कन्वेक्स मिरर लगाने की क्या वजह है तो चलें देख लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कन्वेक्स का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। तो हम कहेंगे कि चूंकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर के तौर पे भी जाना जाता है, इसका मतलब कि ये रोशनी की रेज को फैला देता है। रोशनी की रेज जब भी फैलेंगी तो क्या होगा, इसकी वजह से मिरर जो इमेज बनाता है वो ज्यादा रकबे की होती है। अब ज्यादा रकबे के होने से मुराद ये है कि अगर पीछे से 6-7 गाड़ियां आ रही हैं, अगर प्लेन या कनकेव मिरर होता तो ये 6 या 7 गाड़ियों को देखना जरा मुश्किल हो जाता। लेकिन चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर का काम यह है कि ये रोशनी की रेस को फैला देगा। जैसे ही रोशनी की रेस फैल जाएंगी तो फैलने से जो एरिया वो कवर कर रही होंगी वो अब बहुत ज्यादा होगा। फैलाव की वजह से ज्यादा एरिया की इमेज हासिल हो सकती है, इमेज छोटी करके हासिल होगी। तो इस वजह से हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि पीछे से आने वाली ज्यादा गाड़ियों को देखा जा सके, जिससे हादसात के इम्कानात कम से कम तर होते चले जाएं। तो मजीद हम ये लिखेंगे, तो इससे
पीछे से आने वाली गाड़ियों और सड़क की पोजीशन वाज़िया हो जाती है। तो ये नहीं जी, इस सवाल का भी जवाब मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आपने सीख लिया ना कि सिर्फ आपने तसव्वुरात का इतलाक करना है जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने जो पहले 5 सवालात हल कर लिए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स भी बना लें ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो। जो बकिया सवालात हैं वो सीखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।